नमस्कार दोस्तों, एक चर्चा बेहद जरूरी है। चूंकि मैं पत्रकार हूं तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं पत्रकारिता पर एक निष्पक्ष चर्चा जरूर करूं। और ये चर्चा करने की पीछे वजह क्या है। एक जगह है मध्य प्रदेश में सीधी, वहां पर पुलिस ने कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार किया, लेके आए थाने में। एक कंप्लेंट दी थी वहाँ के एमएलए ने कि उनके खिलाफ कुछ पत्रकार जो हैं गलत सही खबरें छाप रहे हैं या दूसरी आईडी से छाप रहे हैं, फर्जी आईडीज बना के छाप रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं, और उनको जो है उनकी कंप्लेंट पर गिरफ्तार कर लिया गया। निश्चित रूप से ठीक है, कंप्लेंट आई थी और आपको लगता है कि अपराध कारित हुआ है तो गिरफ्तार होना चाहिए। मैं इसके विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि कानून को कानून के तरह से काम करना चाहिए। लेकिन क्या उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था? और अरेस्ट करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी केस में मुलजिम जो भी होंगे अरेस्ट किए जाएंगे, और अरेस्ट करने के बाद में गिरफ्तारी के लिए पूरी एक नियमावली तय की है। उनके साथ में किस तरह से मानवाधिकारों का और सारी चीज़ों का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, इन सब के बारे में। लेकिन वहाँ हुआ क्या है? वहाँ हुआ ये है कि उनको गिरफ्तार करने के बाद में पत्रकारों को उनके कपड़े उतरवा लिए गए और उन्हें नंगा करके वहां पर सिर्फ चड्ढी में रखा गया। और हो सकता है जो फोटो आई है उसमें चड्ढी है, हो सकता है कि चड्ढी ना भी रही हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। तो इसके बाद में आप समझिए, वो फोटो वायरल की गई वीडियोस पे और दूसरी तमाम सारी चीजों में और साइटों में कि देखिए, हम उन पत्रकारों का जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ या किसी खिलाफ कुछ बोलेंगे, कहेंगे और सारी चीज करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। एक और इसी के साथ मध्य प्रदेश की ही घटना है। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा भर्ती घोटाला हुआ जिसे व्यापकम घोटाला के नाम से जाना जाता है। उसको लेकर के जिस व्यक्ति ने, आरटीआई एक्टिविस्ट ने उसका खुलासा किया, आनंद राय, उनको सिर्फ इस आधार पे कि उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उस कंप्लेंट में जिन अफसरों का नाम लिखा है वो अफसर मुख्यमंत्री सचिवालय से संबंधित थे, तो उनको बचाने के लिए एक एफआईआर दर्ज की गई कि वो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर जो है मध्य प्रदेश पुलिस जाके दिल्ली में उनको गिरफ्तार कर लेती है। अदालतें भी उनका साथ नहीं देती हैं। आप समझिए, तो यह स्थिति, और वो जमानती धारा थी। लेकिन इतना बड़ा पुलिस ने काम किया, ये महान कार्य वहां की पुलिस कर रही है। तो आप समझिए, ये दो घटनाएं मैंने क्यों जिक्र की, क्योंकि यह स्थिति है, इसे ही कहते हैं पुलिस स्टेट। आप आलोचनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप सत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो कबीरदास जी ने लिखा है, निंदक नियरे राखिए कानन कुटिया छवाए, मतलब आलोचना करने वाले को आप अपने पास रखिए और उसके लिए घर बनवा दीजिए अपने घर के एक कोने में और बगल में, जिससे वो आपकी आलोचना करता रहे, जिससे आपके पास सुधार करने की गुंजाइश बनी रहेगी। लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। और यही वजह है शायद कि वर्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच या मीडिया की जो स्पीच है या जो भी चीज है, एक्सप्रेशन है, उसको लेकर के जो ग्लोबल रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट के, इस साल की तो अभी नहीं आई है, पिछले साल की ही रिपोर्ट है, और उसमें भारत बड़ी भयावह स्थिति में, जो भारत 122वें नंबर पे हुआ करता था कभी, आज 142वें नंबर पर पहुंच गया है। मतलब भारत की स्थिति इतनी बदतर हुई है, सुधरने की बजाय खराब हुई है। गला घोट देने की नीति पर भारत काम कर रहा है, और भारत पाकिस्तान में सिर्फ 2 अंक का अंतर है। तो आप समझ लीजिए कि यह हालत भारत की हो गई है कि भारत भी तालिबान बनता जा रहा है, आईएसआईएस की राह पर चल रहा है, पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। तो यह भारत की स्थिति है। तो यह हुआ। अब इसके बाद में जब बड़ा शोर मचा, चीजें हुई, तो वहां के मुख्यमंत्री ने वहां के पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस मैनुअल कहता है कि लाइन हाजिर कोई अपराध नहीं है, यह एक पोस्टिंग है। तो मतलब
उनको भी बचाने का एक बड़ा सरल तरीका बना लिया गया, आई वॉश कर दिया गया। आपको और चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इसी पर मैं एक और बात बताऊं कि ये सारी स्थितियां हैं, तो जब ये स्थितियां हैं तो ये स्थितियां पैदा क्यों हुई? क्योंकि भारत का मीडिया केचुए की तरह से सरकार और सत्ता प्रतिष्ठानों, सत्ताधीश नेताओं के आगे रेंगता नजर आता है। और 2014 से यह स्थिति हो गई है कि भारत का मीडिया रीढ़ विहीन, या कोई भी कह दें, किसी भी, उसके लिए न जनता मायने रखती है, न कुछ मायने रखता है। उसके लिए मायने रखता है कि कैसे हम सत्ता में बैठे लोगों की कितनी तेल पालिश कर सके। आप समझिए, तेल मालिश करने की आज कंपटीशन मच पड़ा है कि हम कितनी बड़ी चम्मचगिरी करेंगे, कितनी चाटुकारिता करेंगे। एक समय होता था, कहते थे मक्खन पालिश नहीं, आज तो बिल्कुल आप लेट गए, आप हमारे साथ कुछ कर लीजिए। उल्टा मीडिया कह रहा है कि आप हमारे साथ बलात्कार कीजिए, हमारे साथ में कुछ कीजिए। हम उसे बलात्कार नहीं कहेंगे, हम उसे आपका प्रसाद कहेंगे। आप हमको आगे से पीछे से जहां से भी जैसे भी मेरे साथ कुछ भी व्यवहार कर लीजिए, हम उसी में खुश होंगे और ये गुणगान करेंगे कि देखिए मोदी जी ने हमारे साथ पीछे से ये किया, मोदी जी ने हमारे साथ आगे से ये किया, मोदी जी ने हमारे साथ बाएं से ये किया, मोदी जी ने हमारे दाहिने से ये किया, या भाजपा के इन नेताओं ने हमारे साथ ऐसे किया। यह परंपरा चल चुकी है। आपको बताऊं कि मैंने भी देखा है तमाम बार, तमाम सारे नेता आते थे, मुख्यमंत्री आते थे, तमाम चीजें आते थे, तो उनके साथ में एक सम्मानपूर्ण मिलना होता था। और निश्चित रूप से आप सार्वजनिक जीवन में है तो मिलना, बात करना, चर्चा करना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज स्थिति है, जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी तो तमाम पत्रकार किस तरह से झुके हुए थे और झुक के उनको सलाम कर रहे थे, पांव छू रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, वो आप देखिए तो लगता है कि इस स्तर पर यह मीडिया गिर गया है। और इस पर एक आती है कि एक संसद की परंपरा है, जब संसद का सत्र खत्म होता है या शुरू हो रहा होता है, तब विपक्ष के नेताओं के साथ में लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में जो लीडर होते हैं अपोजिशन पार्टीज के, उनके साथ में एक चाय पार्टी होती है, या लंच होता है, या डिनर होता है, ऐसी कुछ चीजें रखी जाती हैं। ये संसदीय परंपराएं हैं। और इसी परंपरा में रखा गया था एक प्रोग्राम, और उसमें प्रधानमंत्री और दूसरे सभी लोग मौजूद थे। जब सोनिया गांधी वहां इंटर करी तो सभी लोगों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया, हाथ जोड़े और वो किया। उसी समय में प्रधानमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री शायद कुछ कर रहे होंगे, और उसी दौरान उनका वो भी थे, तो उनका चेहरा कहीं दूसरी तरफ था। एक अखबार जिसका नाम जनसत्ता है, उस जनसत्ता का बताऊं, वो जनसत्ता एक समय में ऐतिहासिक होता था, उसका सम्मान होता था, क्योंकि वो सत्ता को उसका आईना दिखाता था। लेकिन उस अखबार ने इतना कंपटीशन कर दिया चाटुकारिता का कि उसने तो उसको, मतलब जिस तरह से प्रस्तुत किया, कुछ ट्रोलर ने जो शब्द कहे थे कि मोदी जी को पसंद नहीं आया सोनिया का, तो उसी को ही एक खबर बना के और जिस ढंग से प्रस्तुत किया, आप समझ सकते हैं कि चाटुकारिता की सारी हदें उसने तोड़ दी, जो एक समय में अपने संपादकीय कॉलम को खाली छोड़ करके इंदिरा गांधी का विरोध करता था। तो आप समझ लीजिए, इसको लेकर के एक हमारे मित्र हैं चंचल बाहू, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक चीज लिखी है, इसे व्यक्तित्व कहते हैं, सरलता और सहजता के साथ करुणा का मेल ही सादगी का प्रतिबिंब है। क्योंकि सोनिया गांधी बड़ी सादगी के साथ में, बिल्कुल भारतीय वेशभूषा में, भारतीय नारी की जो एक सम्मान और वो होती है, उसी तरह से वहां गई थी और उसको देख करके। लेकिन उसी तरीके से राजनाथ सिंह ने हाथ जोड़ करके, लोकसभा अध्यक्ष ने हाथ जोड़ करके उनका स्वागत किया, प्रधानमंत्री ने भी जोड़े। लेकिन जिस समय की फोटो खींची गई उस समय प्रधानमंत्री इधर उधर कहीं कुछ देख रहे थे, तो शायद वो फोटो में कैच नहीं हो पाया। तो आप समझिए, बड़े छोटों का भाव आज जो है खत्म कर दिया है, और ये स्थिति आ गई है, ओहदे खुद अपने माप करने चले आते हैं। हम वो जो तस्वीर है सोनिया जी के वहां जाने की, उसे एक सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक अखबार जनसत्ता, उसने चाटुकारिता की हद पार कर दी और लिखा,
मिलकर मोदी जी खुश नहीं हुए। आप समझिए कि वो जनसत्ता इस तरह की बात लिखता है, इससे ज्यादा और शर्मनाक कुछ नहीं है। यदि जनसत्ता का यह चरित्र है तो मैं उस जनसत्ता अखबार पे, जिसे क्रांति का वाहक मानता था, उस पर थूकता हूं, उसकी संपादकीय पर थूकता हूं, उसके संपादक पर थूकता हूं, उसके मैनेजमेंट पर थूकता हूं कि ऐसे लोग पत्रकारिता में आ गए हैं जो चाटुकारिता के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। वो संवैधानिक और सारी मर्यादाओं को भी नहीं जानते हैं। तो आप समझिए यह स्थिति है। तो चलिए इस पे आगे बात करते हैं जो बाबू साहब ने लिखा है। जनसत्ता अपने फिसलन को रोके, सोनिया का व्यक्तित्व कांग्रेस का अस्क है। भाषा, आचरण, कार्य क्षमता और कार्यशैली के साथ उनकी सरलता को देख लेते यदि उस फोटो में तो शायद होता। मोदी को छोड़ दीजिए, राजनाथ सिंह और स्पीकर ओम बिरला जी के चेहरों का भाव तो देख सकते थे। अभी कल की ही बात है जब मीडिया मजबूर नहीं हुई थी, बिकी नहीं थी, तब का वाकया है। श्रीमती सुमित्रा महाजन लोकसभा की स्पीकर थीं और यकीनन उनमें एक राजनेता के गुण थे। एक दिन सुमित्रा जी ने कांग्रेस की अध्यक्ष सांसद सोनिया गांधी को फोन किया और कहा हमारी बेटी प्रियंका गांधी से मिलना चाहती है, कृपया कोई टाइम दे दें, मैं कब आ जाऊं। बगैर देर किए श्रीमती सोनिया गांधी खुद प्रियंका को साथ लेकर सुमित्रा महाजन के घर पहुंच गईं। आप देखिए ये बड़ापन होता है। लेकर उनके घर पहुंच गईं और ये मीडिया इस तरह की बात करता है। ये मरियल, मतलब आप समझिए कि क्या स्थिति है। तो आज हालत यह है, सहजता और सादगी की मिसाल सिखाती है सोनिया गांधी और उनकी कांग्रेस। कभी वक्त मिले तो मुरियल लेस्टर को पढ़ो। 1931 में गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी की मेजबान थीं। गांधी की मेजबानी भाई नंद किशोर आचार्य जी ने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है। प्रकाशक जो है राजकमल प्रकाशन है। आप पढ़िए, कम से कम देखिए, जानिए क्या होती थी पत्रकारिता। तो इस बात को आप समझ लीजिए। एक और बताता हूं कि एक वरिष्ठ पत्रकार है और जब मैं सीनियर और चीफ रिपोर्टर हुआ करता था, उस दौर में हमारे प्रधान संपादक हुआ करते थे श्रवण गर्ग। श्रवण गर्ग साहब ने एक राजेंद्र माथुर देश के मूर्धान संपादक हुए हैं और सहज सरल संपादक हुए हैं। उनका वर्णन करते हुए उन पर लिखा है कि पत्रकारिता के एक ऐसे अंधकार भरे कालखंड में जिसमें एक बड़ी संख्या में अखबार मालिकों की किडनियां हुकूमतों द्वारा विज्ञापनों की एवज में निकाल ली गई हों, कई संपादकों की रीढ़ की हड्डियां अपनी जगह से खिसक चुकी हों और अपने को उनका शिष्य या शागिर्द बताने वालों का दम भरने वाले कई पत्रकार भयातुर होकर सत्ता की चाकरी के काम में जुट चुके हों। राजेंद्र माथुर अगर आज हमारे बीच होते तो किस समाचार पत्र के संपादक होते और किसके लिए लिख रहे होते और कौन उन्हें छापने का साहस कर रहा होता। भारतीय पत्रकारिता के इस यशस्वी संपादक पत्रकार की आज 9 अप्रैल, आज ही उनका है कि पुण्यतिथि। तो उनकी पुण्यतिथि के ही दिन मैं समझता हूं कि आज भारतीय पत्रकारिता की भी पुण्यतिथि है, क्योंकि यही वो कालखंड है जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बीच में पत्रकारिता का यह पतन हम देख रहे हैं। तो आप समझिए पत्रकारिता जिस दौर से आज गुजर रही है उसमें राजेंद्र माथुर जी का स्मरण करना भी साहस का काम माना जा सकता है, क्योंकि राजेंद्र माथुर का नाम आप लेते हैं तो आप समझिए कि उस रीढ़ वाली पत्रकारिता की बात करते हैं। 9 अप्रैल 1991 के दिन वे तमाम लोग दिल्ली के स्वास्थ्य विहार स्थित उनके निवास पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे, हजारों की संख्या में मौजूद थे। अधिकांश पिछले 30 वर्षों के दौरान उस जगह से या तो अब नहीं रहे या जो भी कुछ है तो वह है तो सारी चोला छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में इंदौर से ही सटे धार जिले के एक छोटे से
जो कस्बे से बदनावर जगह से वो निकले थे और उन्होंने अपनी पत्रकारिता का जो परचम था वो पूरी देश में फहराया था। और उन्होंने इंदिरा गांधी के आपातकाल से लेकर के तमाम वक्त में खुलकर कांग्रेस की जो आलोचना की थी और जो स्थिति थी और जिस ईमानदारी से संघर्ष के साथ उन्होंने किया था, तो आप समझिए राजेंद्र माथुर साहब अगर आज होते तो किस नई दुनिया या किस नव भारत टाइम्स या किस जनसत्ता या किसके संपादक होते, यह भी आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि कोई शायद नौकरी न दे रहा होता। क्या ये अपने इर्द गिर्द किसी राहुल, गिरधर लाल जैन, शरद जोशी या विष्णु खरे को खड़ा हुआ पाते? शायद नहीं। क्या आश्चर्य व्यक्त करना चाहिए कि जब छोटी छोटी जगह पर साधनहीन पत्रकारों की उनकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के लिए ये असहिष्णु सत्ताएं जेल में डाल रही हैं, थानों पर कपड़े उतरवा कर उन्हें नंगा किया जा रहा है। 1975 के आपातकाल में भी यह स्थिति नहीं हुई थी, कभी पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी। लेकिन आज आपातकाल नहीं है, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है और वो सारे कर्म हो रहे हैं जो तब आपातकाल में नहीं हुए। छोटी छोटी बातों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। छोटी छोटी बच्चियों के पिता राजेंद्र माथुर सिर्फ 40 वर्ष के थे जब दिल्ली के मुकाबले इंदौर जैसे छोटे से शहर से वो प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया में आपातकाल के खिलाफ लिखते थे और सर्वोच्च तानाशाह हुकूमत को ललकार रहे थे। और उस समय भी आप ये बात समझ लीजिए, माथुर साहब का निधन हुआ तो सबसे पहले राजीव गांधी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए और उन्होंने कहा पत्रकारिता का एक रीढ़वान संपादक, एक स्वस्थ संपादक आज चला गया। आप समझिए, तो यह स्थिति है आज की पत्रकारिता की। हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 19 में हमें अधिकार दिया है, पूर्ण अधिकार दिया है कि हम खुलकर लिखें, आलोचनाएं करें, बात करें। तो यह पंडित नेहरू का भारत होता था, वो इंदिरा का भी भारत होता था जिसमें यह स्थिति होती थी। और आज क्या हो रहा है, जब आप ये समझिए, एक घटना का जिक्र जरूर है। जब पंडित नेहरू का एक कार्टून बनाया था गधे की तरह, जो गधे से तुलना करते हुए गधा बनाकर पंडित जी को प्रस्तुत किया गया था, और उसको आपको समझना पड़ेगा कि आप वो स्थिति। और उसके बाद पंडित नेहरू ने क्या किया, उस कार्टूनिस्ट को फोन किया और क्या कहा कि क्या आज शाम इस गधे के साथ आप चाय पीना पसंद करेंगे। तो सोचिए, वो पंडित नेहरू होते थे, वो लोकतंत्र होता था, वो समाजवाद होता था। जात की बात नहीं होती थी, धर्म की बात नहीं होती थी, बात होती थी लोकतंत्र की, स्वस्थ लोकतंत्र की, आलोचना करने की छूट की। आप सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो इन भाजपाइयों के बाप हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, उन्होंने लिखा है कि जब उन्होंने नेहरू के खिलाफ कड़ा बोला और बड़े कड़े से कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, और जब लंच में वो पहुंचे तो उस दौरान वहां पर कैंटीन में पंडित नेहरू भी आए हुए थे और पंडित नेहरू ने पीठ थपथपा कर कहा, बहुत अच्छा बोले, यूं ही बोलते रहना। तो आप समझिए, यह लोकतंत्र होता था। आज एक विधायक के खिलाफ लिख देने पर किस तरीके से लोग, छोटे छोटे पत्रकारों को बुलाकर नंगा करा जा रहा है थाने में, और शर्म आती है उन पत्रकारों की राजनीति करने वालों पर, शर्म आती है उन तमाम एसोसिएशंस पर, संघों पर, जो इस नाम पर खाते हैं और इस नाम पर ऐश करते हैं, और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, वो कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी दलाली के रास्ते तय कर रहे हैं। तो यह पत्रकारिता है। और जब यह पत्रकारिता हो तो ऐसी पत्रकारिता को मैं कम से कम तितांजलि देता हूं। और पत्रकारिता जिस दिन तक करूंगा
ईमानदारी से करूंगा और सच बताऊंगा, अन्यथा मरना पसंद करूंगा। इतनी किसी पुलिस वाले में औकात नहीं कि कभी इस तरह से कर सके, क्योंकि उसको भी जवाब देना हमें आता है। तो जब आप जवाब दे लेंगे तब होगा। यह पत्रकारिता और यह तो हत्या है, और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इस देश के वो तमाम लोग जो ये देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से उस पाप के भागी होंगे, वैसे ही जैसे द्रौपदी के कपड़े उतरते हुए देखने वाले सदन के दरबारी अपराधी थे। तो आज आप भी वैसे ही अपराधी बन रहे हैं। तो सोचिए, समझिए, चिंतन कीजिए कि आप कौन सा लोकतंत्र बना रहे हैं। आप उस झूठ को डिपेंड कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने जाके गुजरात में दिखाया कि उसकी जो सभा में 25 करोड़ लोग आए, जब गुजरात की आबादी ही 6.5 करोड़ की है तो 25 करोड़ कहां से आ गए। अब इससे बड़ा उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की आबादी 22 करोड़ है, वहां पे भी नहीं है। तो आप समझिए झूठ परोसा जाता है। क्यों? विज्ञापन दाताओं के आगे सरेंडर कर चुके हैं। एक हमारे और पत्रकार मित्र ने बताया कि एक पत्रकार के जो पत्रकारिता का संस्थान है, मीडिया संस्थान कहिए या मीडिया कंपनी कहिए, उसके मालिकों ने कहा कि नहीं, हम विज्ञापन तो छापेंगे बाजार के हिसाब से। तो आज बाजारू रंडी बन गई है पत्रकारिता, और यदि आप रंडी बनाने में मदद कर रहे हैं तो आपको मुबारक। हम तो उसे एक पवित्र और निश्चल हृदय की पत्रकारिता बनाएंगे। धन्यवाद। रात को फिर मिलेंगे एक और चर्चा के साथ।